नमस्कार दोस्तों, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी 1 से 14 तक यानी 15 नंबर क्वेश्चन भी उसमें था जो बीएनएसएस से संबंधित क्वेश्चन है जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं 15 क्वेश्चंस को फिर कंप्लीट करता हूँ जो 15 नंबर इंक्लूड करके 30 तक क्वेश्चन जाएगा। तो आप वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए और बिल्कुल आंसर भी आपके स्क्रीन पर है और एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन है पूरे के पूरे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बीएनएसएस की धारा 258 के तहत बहस पूरी होने के बाद अधिकतम कितने समय के भीतर दोष मुक्ति या दोषशुद्धि का फैसला सुनाया जाता है? यानी जब वह आपका बहस पूरी हो जाएगी और बहस पर आपका केस है, तो बहस पूरी होने के बाद अब जो कोर्ट के द्वारा यानी जज के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा कि दोष मुक्ति का या दोष सिद्धि का कि क्या वह एक्यूटल है या नहीं है, तो वह उसके लिए जो टाइम होती है वो होती है 30 डेज़ की। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 डेज़, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। वह 16 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, आप पढ़ भी सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बीएनएसएस का कौन सा खंड दैनिक परीक्षण या पूछताछ के संचालन का प्रावधान करता है? ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड है वो बीएनएसएस से ही है। बीएनएसएस 2023 इसमें जो पूछा गया है वो है दैनिक परीक्षण, उसके बाद पूछताछ यानी जब आयु जो है दैनिक परीक्षण करते हैं, डेली डायरी कंप्लीट करते हैं और पूछताछ भी करते रहते हैं, यह संचालन प्रावधान किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन है, यह जो है सेक्शन 346 में आपका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। बीएनएसएस की धारा 530 क्या संबोधित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सेक्शन 530 से संबंधित है और यह बताता है कि बीएनएसएस की जो सेक्शन 530 है यह क्या बताता है। एक्चुअली बीएनएसएस 530 सेक्शन जो है यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित परीक्षण कार्यवाही, यानी अभी जो है दे दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने पर क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड का आप यदि साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ते हैं तो भी उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित परीक्षण कार्यवाही यानी वह पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो है आपका वैलिड होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुनवाई की कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। वह है बीएनएसएस की धारा 6, 7 और 8 का उद्देश्य क्या है? वो क्या ऑब्जेक्ट है जो कि 6, 7 और 8 को बताता है बीएनएसएस की? यह संबंधित आंसर जो है यह है कि जो फाइनेंशियल अपराध होते हैं, जो वित्तीय अपराध होता है में जो अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। अब वित्तीय अपराध क्या होता है? जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, यानी जिसमें पैसे या उसी संबंधित रकम को कोई एक्यूज्ड पर्सन उसमें अपराध में शामिल होता है तो उनकी जो संपत्ति का कुर्की जब्ती होता है इसी से संबंधित है। यानी आपको ये पता चल गया कि बीएनएसएस की 6, 7, 8 जो है इसका उद्देश्य जो है वो है फाइनेंशियल, जो भी इस तरह का घटना घटित होता है उसमें जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उनकी संपत्ति से कुर्की से संबंधित है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, बीएनएसएस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के संबंध में सीआरपीसी से कौन सा प्रावधान हटा दिया गया है? यानी सीआरपीसी से संबंधित और उसको लाया गया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संबंधित। तो सीआरपीसी में जो है सीआरपीसी से मेट्रोपॉलिटन के संबंध में जो है बीएनएसएस से हटाया गया है। तो वह है कि आपका कि महानगरीय क्षेत्र जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो महानगरीय क्षेत्रों और महानगरीय मजिस्ट्रेटों से संबंधित है। उस क्षेत्र का जो मजिस्ट्रेट है उनसे संबंधित प्रावधान को हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएसएस द्वारा लाया गया प्रमुख परिवर्तन नहीं है? यानी बीएनएसएस में सीआरपीसी की बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो है नहीं है। मैंने कई बार बताया कि जब कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन रहे तो उसे आप 2 बार देख लें, 2 बार पढ़ें कम से कम। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रमुख परिवर्तन नहीं है, तो
परिवर्तन जो है बीएनएसएस में आने के बाद उसमें जो नहीं किया गया है सीआरपीसी से, वह ये है कि जो एक्यूज्ड पर्सन रहेगा उसकी जो गिरफ्तारी होगी वह राज्य सरकार की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई है। यानी यह इसीलिए किया गया है कि कोई भी एक्यूज्ड पर्सन कहीं ज़्यादा घूमे ना और उनकी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं ये किया गया स्वतंत्र रूप से घटना को घटित न करें। तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में राज्य सरकार की शक्तियों में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर आपके स्क्रीन पर, वह है बीएनएसएस की धारा 258 यानी 258 से संबंधित है। 258 के अनुसार जो है बहस के बाद निर्णय सुनाए जाने वाले अधिकतम विस्तार योग अवधि क्या है? वह है अधिकतम जो होगा वो है 45 डेज। ऐसे यदि बहस हो जाती है, कंप्लीट होती है, तो वह कंप्लीट जो है होने के बाद 30 डेज में ही निर्णय सुनाना पड़ेगा। जजमेंट जो है वो फाइनल कोर्ट के द्वारा देना पड़ेगा। लेकिन यदि इसे अधिकतम विस्तार की बात करें तो वो है 15 दिन उसमें और बढ़ जाता है, वो है आपका 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर और वह है बीएनएसएस का कौन सा प्रावधान तलाशी और जब्ती, जब कभी भी कोई तलाशी होती है और जब्ती की बात करती है तो इसकी वीडियोग्राफी से संबंधित करता है। तो बीएनएसएस में साफ साफ बताया गया है कि यदि कोई भी पर्सन तलाशी करता है या कोई ऑफिसर तलाशी करता है और कोई चीज़ जब्त करता है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में वीडियोग्राफी होना है। और इसमें जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपका सेक्शन से संबंधित है और वह है 105। यानी बीएनएसएस की 105 बताती है कि तलाशी और जब्ती करते समय वीडियोग्राफी होना मस्ट है। और उसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो तलाशी करने वाले हैं उनका भी तलाशी होना वीडियोग्राफी में भी मस्ट है, राइट। बीएनएसएस की धारा 12 किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो वह है बीएनएसएस से संबंधित क्वेश्चन भी है और यह है सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 जो है यह बताता है कि न्याय प्रणाली की जो तकनीकी है, जो बदलाव आया है और जो टेक्निक है उस टेक्निक में उन्नयन होना बताता है। उसमें आगे जो है बेहतर करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण की गई है। तो सेक्शन 12 ध्यान जो केंद्रित करती है वो है न्याय प्रणाली की तकनीक का उन्नयन। ग नंबर आंसर आपका है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कम समय में ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपका टाइम का सेविंग भी होगा। बीएनएसएस की कौन सी धारा पुलिस को 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार देती है? यहाँ पर सिर्फ सेक्शन बताया गया है, आपको दूसरे वीडियो में पता चल जाएगा। उसका ऑपरेट भी किया हूँ कि 0 एफआईआर क्या होती है, राइट। तो वो है आपका 173 में 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दी जाती है पुलिस को। बीएनएसएस की कौन सी धारा बुजुर्ग या अशक्त गवाहों के अधिकारों की रक्षा करती है? यानी वह बुजुर्ग व्यक्ति और अशक्त यानी जिनके पास खुद की क्षमता नहीं है कुछ करने की और बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उनकी गवाही जो होगा तो वो गवाहों के अधिकार की रक्षा कौन कर सकता है? वो है आपका 179(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएसएस के तहत ईएफआईआर, यानी पहले तो ईएफआईआर नहीं थी, अभी जो है ईएफआईआर की गई है, जो कि आप कहीं भी आपका जो घटना घटित क्षेत्र है या जो आपका आवास एरिया है तो वो जिस जो थाने के अंतर्गत पड़ता है उस थाने के अंतर्गत आप जो है ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप या जहाँ से आप इंटरनेट के माध्यम से एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एफआईआर फाइल करेंगे। और लेकिन उसमें फाइल करने के बाद आपको थाना में जाना पड़ेगा, यानी पुलिस स्टेशन जा कर के जो है आपको वहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, राइट। यह क्वेश्चन है कि यदि आप ईएफआईआर करते हैं तो यदि वो वैलिड होगा तभी वैलिड होगा, यदि आप सिर्फ ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तब नहीं होगा, बल्कि जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं जो आपने सेलेक्ट किए थे और पुलिस स्टेशन जा करके इसका प्रिंट आउट साइन करके आप जमा करते हैं, राइट। वहाँ पर जाके फिजिकल रूप में आप हार्ड कॉपी जमा करते हैं तब वो जो है वैध होगा। अन्यथा यदि आप सिर्फ ऑनलाइन करते हैं और जमा नहीं करते हैं तो वह आपका वैध नहीं होगा, राइट। तो ईएफआईआर में एक बताया गया कि वैध के लिए जो शिकायतकर्ता जो कंप्लेनेंट है उनको 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। हस्ताक्षर करके मतलब ऑनलाइन कर दे, प्रिंट आउट लीजिए, उसके बाद जो फिर हस्ताक्षर करके आप थाने में जमा भी कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएनएसएस में सीआरपीसी की धारा 144A में क्या बदलाव गया? आप कम पेजिंग जो सीट होता है उससे बहुत
जल्दी से बहुत सारे धाराओं को देख सकते हैं। यहाँ पर जो बीएनएसएस से संबंधित है वो है कि सीआरपीसी की धारा 144 से 144A क्या है, क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 144A आपका सीआरपीसी में था, वो सीआरपीसी को बीएनएसएस में उसे रिमूव कर दिया गया है, उसे पूरे के पूरे हटा ही दिया गया है। राइट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बीएनएसएस की कौन सी धारा 7 या अधिक वर्षों के कारावास में से दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच की आवश्यकता से संबंधित है। जब जो है 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक की जो कारावास यानी जेल जो होगा, वह जेल से दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच की आवश्यकता है। यानी फोरेंसिक जांच बेस पर जो है यदि वो ऐसा सत्य पाया जाता है तो क्या होगी, वह जो है कारावास जो होगी 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा होगी। तो इसके लिए जो सेक्शन है वह है सेक्शन आपका 176, यानी 176 में साफ साफ बताया गया कि ये अपराध होगा और अपराध में यदि फोरेंसिक जांच की जरूरत पड़ती है, यदि वो फोरेंसिक जांच होती है तो उसमें जो है फोरेंसिक जांच तब होगी, और होती है तो वह जो है बीएनएसएस की सेक्शन 176 जो है 7 साल या 7 साल से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध है। राइट, यानी अपराध और आपका कारावास से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएनएसएस के तहत फरार अपराधियों पर किस धारा के अनुसार एक पक्षीय मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी एक पक्षीय मुकदमा, कोई व्यक्ति जो एक्यूज्ड है और वह यदि नहीं अपने आप को समर्पित करता है कोर्ट में, नहीं उसके ऊपर वारंट होने पर वह न पकड़ने देता है, वो कहीं ना कहीं फरार हो जाता है, भाग जाता है और पुलिस उसे खोजते रहती है, तो जो केस है वो केस जो है एक पक्षीय यदि चलता है तो वह एक पक्षीय कब चलाया जा सकता है, वो कौन सी सेक्शन है, किस सेक्शन में के अनुसार होगा कि एक पक्षीय मुकदमा चलाया जा सकता है, और वह है बीएनएसएस के। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि किसके तहत पूछा गया क्वेश्चन है। तो बीएनएसएस की धारा पूछी गई है, तो वह धारा जो है 107, यानी 107 होता है। तो 107 में यदि वो अपराधी फरार है तो एक पक्षीय मुकदमा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, वो है कि बीएनएसएस की कौन सी खंड आपराधिक मामलों में जांच के लिए अनिवार्य समय सीमा पर चर्चा करता है। यह संबंधित है बीएनएसएस की, और कौन सा खंड आपराधिक मामलों में जांच के लिए अनिवार्य समय सीमा पर चर्चा करता है। यह है जांच के लिए जो समय सीमा बताया गया है, यह है, और यह है आपराधिक मामले में। राइट, तो यदि क्रिमिनल केस ऐसा रहता है और बीएनएसएस से संबंधित है, तो बीएनएसएस से है तो जांच के लिए जो अनिवार्य समय सीमा होगी, वो टाइम लिमिटेशन जो होगा वो होगा आपका 173, यानी धारा 173 के अनुसार बीएनएसएस का बताता है कि आपराधिक मामले में कि जांच के लिए जो समय सीमा है वो अनिवार्य कितने समय का होगा, तो वह सेक्शन है 173। इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया टोटल के टोटल 15 क्वेश्चंस। राइट, इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बीएनएसएस से संबंधित है, उसमें भी 15 क्वेश्चन है, और यहाँ भी आपने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। होप कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही हेल्पफुल है। और यदि आपको लास्ट में एक बार और बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ थैंक यू।